एक मिनट। आप लोग को अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, वहां पे करना है। अच्छा, कल मैंने क्लास में थोड़ी सी लोग तो क्लास में आए थे और मैंने पढ़ाया था कल। डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था डिस्क स्टोरेज का और डिस्क शेड्यूलिंग। बट एक्चुअली में आईओ डिवाइस और आईओ सब सिस्टम भी है इसके अंदर, बट आईओ डिवाइस और आईओ सब सिस्टम मेनली थियरी है, तो इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे। ये पहले हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं आईओ बफरिंग, क्योंकि इसकी मैंने एक इसकी क्या मतलब ये तीनों टॉपिक की लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लास ली थी, तो एक प्रेजेंटेशन बनाया था, तो वो मैं उसमें बहुत ही ब्रीफ में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो मैं उसी से शुरू करता हूँ। और फिर आते हैं डिस्क स्टोरेज पे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिया था, और डिस्क शेड्यूलिंग का थोड़ा सा बस एक वो बताया था एल्गोरिथम। तो सबसे पहले यहाँ पे आईओ बफरिंग। आप लोग अटेंडेंस वहां पे कर दीजिएगा तो मुझे भी पता चल जाएगा, चैट में सेंड कर दीजिएगा। आईओ बफरिंग, बफरिंग सुना होगा ये नाम, वर्ड, इनपुट आउटपुट बफरिंग। बफर, एक्चुअली बफर के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए बफर होता क्या है। एक बफर एक एरिया होता है। द बफर इज एन एरिया इन द मेन मेमोरी यूज्ड टू स्टोर और होल्ड द डेटा टेम्पोरली। In other words, buffer temporarily stores data transmitted from one place to another, चाहे वो दो डिवाइस के बीच में हो, either between two devices or an application, चाहे वो दो डिवाइस के बीच में हो या दो एप्लीकेशन के बीच में। The act of storing data temporarily in the buffers is called buffering. Okay. Next, a buffer may be used when moving data between processes within a computer. बफर का इस्तेमाल जब एक डेटा एक दो प्रोसेस के बीच में जब मूव करता है, दो जगह से, दो डिवाइसेस, दोनों दिया एप्लीकेशंस, इनके बीच मूव करता है, तो वहां पे इसका यूज होता है। बफर कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ए फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन इन हार्डवेयर और बाय यूजिंग ए वर्चुअल डेटा बफर इन सॉफ्टवेयर। तो दोनों ही में यूज होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन खास तौर पे जो ओ लेवल और ए लेवल के जो पेपर थे उसमें ये क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता था, तो वैसे जरूर ये क्वेश्चन होता था कि हार्डवेयर के इसमें यूज होता है या सॉफ्टवेयर के। तो बफर कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन इन हार्डवेयर और बाय यूजिंग ए वर्चुअल डेटा बफर इन सॉफ्टवेयर, पॉइंटिंग आउट एट ए लोकेशन इन द फिजिकल मेमोरी। इन ऑल केसेस, सभी केसेस में, the data in a data buffer are stored on a physical storage medium. दोनों ही केस में डेटा जो है स्टोर होता है फिजिकल स्टोरेज मीडियम में। वो कोई उसमें नहीं होता है, आप कह सकते हैं कि कहीं सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं यूज होता है। दोनों ही केस में वो फिजिकल स्टोरेज मीडियम में ही स्टोर होता है। मोस्ट बफर्स आर इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर, ज्यादातर सॉफ्टवेयर के उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं, विच टिपिकली यूजेस द फास्टर रैम, जो DDR जिसको बोलते हैं, आप लोग रैम के टाइप्स जानते होंगे, टू स्टोर डेटा, टू स्टोर टेम्पोररी डेटा ड्यू टू द मच फास्टर एक्सेस टाइम देन द हार्ड डिस्क। आपको पता होगा कि जब मेमोरी हायरार्की मैंने बताया था फर्स्ट पेपर में, तो वो जो हायरार्की उसका जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर पिरामिड जो उसमें देखा होगा कि कौन सी फास्टेस्ट है और कौन सी, तो जाहिर सी बात है कि हार्डेस्ट सबसे स्लोएस्ट है, तो वहां पे वो फास्टर रैम में यूज होता है और रैम रजिस्टर के बाद ही इसका नंबर आता है। फास्टर एक्सेस टाइम देन हार्ड डिस्क ड्राइव। बफर आर टिपिकली यूज्ड
when there is a difference, ये की पॉइंट है, when there is a difference between the rate of received data and the rate of processed data, जो प्रोसेस हो रहा डेटा और जो रिसीव हो रहा डेटा दोनों के बीच में अगर डिफरेंस होता है, when there is a difference between the rate of received data and the rate of processed data. For example, in a printer schooler के अंदर और ऑनलाइन वीडियो सबसे परफेक्ट एग्जांपल है जो आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा यूट्यूब पे जब आप कोई वीडियो देखते होंगे, स्पेशली जब आप लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं तब आपको ये पता है। वैसे वीडियो के अंदर भी जो है, नॉर्मल वीडियो में भी ये देखिएगा, कभी कभी आप देखिए कोई प्रोग्राम, मैंने एक स्क्रीनशॉट आगे लिया हुआ है, लाइव आता है, लाइव स्ट्रीमिंग जब होती है यूट्यूब पे, वो उसको अगर ध्यान दीजिएगा, वो एक स्क्रीनशॉट इसके बाद मैंने यूज किया है। फॉर एग्जांपल इन प्रिंटर स्कूलर और ऑनलाइन वीडियो, ये दो उसका एग्जांपल है जहाँ पे बफरिंग का इस्तेमाल। पर्पस क्या है बफरिंग का? यू फेस बफर ड्यूरिंग वॉचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब और लाइव स्ट्रीम्स, जो मैंने अभी बताया। इन ए वीडियो स्ट्रीम a buffer represent the amount of data required to be downloaded before the video can play to the viewer in real time. तो वो डेटा उसके पास इतना अमाउंट ऑफ डेटा आ जाना चाहिए ताकि वो रियल टाइम में वो प्ले करे। अब फर्क तो पड़ता ही है, और ये चीज मैंने पता नहीं आप लोगों को बताया था या शायद इंटरनेट का क्लासेस ओ लेवल में बताया था। कभी आप जो है टेलीविजन पे आजकल जैसे हो रहा है मैच, जैसे वर्ल्ड कप फुटबॉल का मैच चल रहा है, अगर घर पे टेलीविजन पे मैच आ रहा है, आप लाइव उस पे देखिए, और आप वहीं पे सामने अपने मोबाइल पे क्या नाम है एप्स, जिस ऐप पे आ रहा है उसको ओपन कीजिए, तो आप देखिएगा फर्क पाइएगा। और वहीं आप साथ में एक और भी चीज की, ये मैंने अभी कल परसों में देख रहा था, मैंने खास तौर पे इसको देखा, टेलीविजन भी सामने, लैपटॉप भी और मोबाइल पे भी, तीनों वेब पेज के उस पे, तो तीनों के उसमें फर्क है। और वो टाइमिंग से पता चलता है। फुटबॉल के मैच में ऊपर कॉर्नर में टाइमिंग आती है 40 मिनट और इतने सेकंड चल रहा है, तो मोबाइल पे देखेंगे सामने वहीं पे, और टेलीविजन पे और लैपटॉप पे ब्राउजर के थ्रू वहां साइट खोल के जो जिस साइट पे आ रहा है तो आपको वहां पे वो दिखेगा। तो प्ले होने से पहले यहाँ पे देखिए दिया है, बिफोर रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू बी डाउनलोडेड बिफोर द वीडियो कैन प्ले टू द व्यूअर इन रियल टाइम। रियल टाइम मतलब वो कि वॉइस और ये वो सब उसी सीक्वेंस में, ये नहीं कि कमेंटेटर कुछ कर रहा है, कमेंट्री आवाज कुछ आ रही है और वीडियो कुछ चल रहा है, वो बोल रहा है गोल और पता है यहाँ अभी तो खेल रहे हैं, गोल तो 2 सेकंड बाद हो रहा है, 5 सेकंड बाद, तो नहीं ऐसा हो, तो रियल टाइम में हो, और उसी को रियल टाइम डेटा बोलते हैं। A buffer in a computer environment means that a set of amount data will be stored to preload the required data before it gets used by the CPU. ठीक है, यानी उसके अंदर set of amount of data will be stored preload, और जो required data है जब CPU उसको यूज कर रहा है। ये है पर्पस ऑफ बफरिंग। ये एक वीडियो स्क्रीनशॉट है, अगर इसको ध्यान से देखिएगा, पता नहीं कितना स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये एक लाइव वीडियो है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो रेड मार्क दिखा रहा है ये प्ले हुई है, और मैं इससे दिखा रहा हूं, ये इतना यहाँ पे ये प्ले का पोर्शन है, इतना प्ले हो चुकी है। ये व्हाइट वाला पोर्शन ये देखिए, ये इतना ये बफरिंग का है, और ये जो यहाँ से ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा भी ग्रे लाइट, मतलब उतना वाइट नहीं है, वो वाइट बैकग्राउंड की वजह से ये थोड़ा और क्लियर नहीं हो रहा है। ये वो आने वाली स्ट्रीमिंग है, यानी जो जितनी लंबी ये ब्रॉडकास्ट है, 1 घंटे का हो रहा है, 3 घंटे का हो रहा है, कोई लाइव स्ट्रीमिंग देखिए जो यूट्यूब पे होती है, तो वहां पे ये फर्क आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, computers have many different devices that operate at varying speed. computers ओके उसमें बहुत सारी डिवाइस होती है जो जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो अलग अलग स्पीड होती है। एंड ए बफर इज नीडेड टू एक्ट एज ए टेम्पोररी प्लेस होल्डर फॉर एवरीथिंग
इंटरेक्टिंग, जब दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन हो रहा है, उसकी स्पीड कुछ है, वो किसी और स्पीड से सेंड कर रहा है, प्ले किसी और स्पीड से हो रही, तो बीच में एक प्लेस होल्डर होता है इंटरेक्टिंग उसके बीच में। दिस इज डन, किसका वीडियो या वो ऑन ऑन है भाई, ऑफ करो। दिस इज डन टू कीप एवरीथिंग रनिंग इफिशिएंटली and without issues between all the devices, programs and process running time at that time. उस टाइम पे दो between devices कोई प्रोग्राम हो, प्रोसेस रनिंग, उनके बीच में आप कह सकते हैं कि ये डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे इसको मैं आसानी से वो कहूँ कि कभी आप देखते होंगे कि कहीं से कोई चीज जो है, अक्सर स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर वो होता है कि आपने अगर ध्यान दिया होगा जो एथलेटिक्स के अंदर कि जो 4x4 की रिले रेस होती है, 4 लोग मिलके वो 100 मीटर दौड़ते हैं, तो जहां पे एक दूसरा हर 100 मीटर पे एक खड़ा रहता है, ठीक है, एक पहले स्टार्ट किया और जैसे ही 100 मीटर पे पहुंचता है तो एक वहां पहले से रेडी रहता है, उसको बैटन होता है हाथ में, उसको देना होता है और फिर वो जो है लेके दौड़ता है, फिर दूसरे को देना होता है। तो वो दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन इस तरह का होना चाहिए कि हाँ वो उसी स्पीड में ले सके। मतलब ऐसे बहुत सारी जगह पे आप देख सकते हैं कि कोई चीज हम कहीं सप्लाई कर रहे हैं या कोई चीज दे रहे हैं और हम बहुत तेजी से दे रहे हैं, सामने वाला थोड़ी स्पीड स्लो से कर रहा है, तो पता लगा मेरे पास बहुत ज्यादा चीज इकट्ठा हो गई और सामने वाला वहां पे लेने के लिए रेडी नहीं है। ये आपका अभी बफर में आगे टाइप्स ऑफ बफरिंग में आएगा। विदाउट इश्यूज बिटवीन ऑल द डिवाइसेस, प्रोग्राम एंड प्रोसेसिंग, वो नहीं आना चाहिए और उसी के लिए बफरिंग का इस्तेमाल होता है। देयर आर 3 रीजन बिहाइंड बफरिंग ऑफ डेटा। क्या रीजन होते हैं और वो रीजन पीछे आया है, बट आगे ये भी है। इट हेल्प्स इन मैचिंग स्पीड बिटवीन 2 और डिवाइसेस। मतलब स्पीच मैच नहीं हो रही तो वहां पे बफर जो है स्पीड को मैच, जितनी चाहे वो स्पीड से लेगा और वो यहाँ पे स्टोर होती जाएगी। इन विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, ए हार्ड डिस्क हैड टू स्टोर द फाइल रिसीव फ्रॉम द मॉडेम। कोई हार्ड डिस्क मॉडेम से फाइल रिसीव कर रही, तो हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो है, वहां डेटा तेज आ रहा है, तो एक बफर होगा जो लेगा देगा और वहां पे एक टेम्पोररी वो रिसीव करेगा और फिर धीरे धीरे ये अपना स्लो स्लो वो सेव कर रहा है। ये नहीं होगा कि डायरेक्ट अगर वो इंटरेक्ट करेगा हार्ड डिस्क से तो पता लगा वो कर ही नहीं पाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन हो गई नहीं, कम्युनिकेशन। क्या करता है, it helps the devices with different size of data transfer to get adapted to each other. It also supports copy semantic. With copy semantic, the version of data in the buffer is guaranteed to be the version of data at the time of system call. तो वहां पे उसका वर्जन भी हो डेटा का, और सिस्टम कॉल जब वो रिक्वायरमेंट उसको होती है तब उसकी वजह से। Next, types of buffering. There are 3 main types of buffering in operating system. 3 तरह की बफरिंग होती है। कभी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज बफरिंग, आईओ बफरिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफरिंग। तो सिंपली यहाँ पे टाइप्स ऑफ बफरिंग ये है, सिंगल बफर, डबल बफर, सर्कुलर बफर। क्या है सिंगल बफर, डबल बफर और सर्कुलर बफर? सिंगल बफर में क्या होता है, इन सिंगल बफरिंग ओनली वन बफर इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन 2 डिवाइस। सिर्फ एक बफर वहां पे होता है। आप कह सकते हैं एक बॉक्स, एक कंटेनर, या तो ऐसे समझ लीजिए। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस वन ब्लॉक ऑफ डेटा इनटू द बफर, आफ्टर दैट द कंज्यूमर कंज्यूम्स द बफर। ओनली व्हेन द बफर इज एम्प्टी द प्रोसेसर अगेन प्रोड्यूस द डेटा। यानी जैसी एम्प्टी होगी तभी प्रोसेसर वो प्रोड्यूस करेगा डेटा। यानी आप कह सकते हो प्रोड्यूसर जो है, नहीं तो वो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, एक बार वो एम्प्टी होगी तो वहां पे रख ही नहीं सकता। ये है सिंगल बफर। ये आईओ डिवाइस सिंगल बफर है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर का प्रोसेस है, जो कंज्यूम करने वाला वो यूजर प्रोसेस है। तो यहाँ उस सिंगल बफर में ये आया, इन हुआ और फिर मूव हुआ कंज्यूमर में। सिंगल एक वो। डबल बफर में क्या आसानी होती है, डबल बफरिंग में, इन डबल बफरिंग 2 स्कीम्स और 2 बफर आर यूज। दो एक तरह से कंटेनर यूज इन द प्लेस ऑफ 1। In this buffering, the producer produce one buffer
while the consumer consume another buffer simultaneously, मतलब एक इसमें आएगा, एक ये जब तक वो रिसीव कर रहा है तब तक दूसरे वाला इसमें जाएगा और वो इसमें रखेगा। आप इसको विजुलाइज कीजिए तो समझ पाएंगे, आगे तस्वीर में भी इमेज में भी है। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस वन बफर while द कंज्यूमर कंज्यूम अनदर बफर। ठीक है, यानी दो बफर है, एक में से वो प्रोड्यूस करके रख रहा है, दूसरा उसमें से कंज्यूम कर रहा है और फिर ये इसमें से उसमें जा रहा है, अनदर बफर साइमल्टेनियसली। सो क्या इसका फायदा है? सो द प्रोड्यूसर नॉट नीड्स टू वेट, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा फिलिंग द बफर, जो कि सिंगल बफर में था वो वेट कर रहा है कि जब ये एम्प्टी हो तभी वहां पे प्रोड्यूस करके रखेगा, तो यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा। सो द प्रोड्यूसर नॉट नीड्स टू वेट फॉर फिलिंग द बफर। डबल बफरिंग इज ऑल्सो नोन एज बफर स्वैपिंग। स्वैपिंग आप देख रहे हैं, इसमें से उसमें चला गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से वहां गया, यानी एक बफर से दूसरे बफर में भी जा रहा है, क्योंकि जब वो कंज्यूम हो रहा है तो एक में रखा हुआ इसमें से उसमें चला जा रहा है, फिर वो प्रोड्यूस करके उसमें रख रहा है, तो ऑल्सो नोन एज बफर स्वैपिंग। ये देखिए बफर, दो बफर का वो, ये इन हुआ, इन इसके अंदर हुआ और फिर वहां से इसमें आ गया, बफर टू में से मूव होके यहाँ गया। ठीक है, इन यहाँ पे ये देखिए बना हुआ इन, ये इसमें से इसमें मूव, इसमें से हो रहा है, आ रहा है इसमें, फिर इसमें और फिर यहाँ से मूव हो रहा है। दिस इज द डबल बफरिंग। सर्कुलर बफर में क्या है? व्हेन मोर देन टू बफर आर यूज द बफर कलेक्शन इज कॉल्ड ए सर्कुलर बफर। पूरा एक राउंड ऐसे जो सर्कुलर चल रहा है, ईच बफर इज बीइंग वन यूनिट इन द सर्कुलर बफर। द डेटा ट्रांसफर रेट विल इंक्रीज यूजिंग द सर्कुलर बफर रादर देन द डबल बफरिंग, यानी कि इसके अंदर डेटा ट्रांसफर रेट और ज्यादा है सर्कुलर बफर के अंदर। ये सर्कुलर बफर, ये इस तरह से सर्किल मतलब आप कह सकते हैं कि वहां पे सर्कुलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखिए, तो बफर एन है, यानी कि और भी वहां पे आगे कई वहां बफर, बफर वन, बफर टू और यहाँ पे एन, बफर एन, और ये इस तरह से मूव कर रहा है और फिर कंज्यूम हो रहा है। हाउ बफरिंग वर्क्स, ये वही चीज जिस तरह से जैसे वीडियो का भी वो दिखाया था। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम बफर वर्क्स इन द फॉलोइंग वे। स्मॉल एरिया ऑफ रैम, रैम के अंदर छोटा सा एरिया, उसके अंदर बफर मेमोरी, टेम्पोररी स्टोरेज एरिया इन द मेन मेमोरी, रैम इज कॉल्ड बफर, और फिर वहां से डेटा। और आपने देखा होगा बफरिंग, ये जो सिंबल, जो वेट, ये जो स्क्रीन पे आता है जैसे जैसे कभी घूम रहा है, तो ये भी एक आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, हम लोग कॉमन बोलते भी हैं इसको, बफरिंग हो रही है, बड़ा ये कॉमन वर्ड है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा वर्ड नहीं है जो शायद सुना नहीं होगा किसी ने। एडवांटेज क्या है बफरिंग का? आईओ बफरिंग इज अ प्रोसेस दैट इंप्रूव द ओवरऑल थ्रूपुट। कोई भी चीज आती है, कोई भी टॉपिक्स है, तो ज्यादातर बहुत सारे उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कम से कम एडवांटेज तो आपको पता ही हो, एक डिसएडवांटेज अगर लिखते हैं दोनों तो ठीक ही है, बट एक एडवांटेज तो पता ही होना चाहिए। जाहिर सी बात है वो टेक्नोलॉजी एक एडवांटेज की वजह से है कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी होता है, तभी कोई दूसरी फर्दर और नई टेक्नोलॉजी आती है, ये तो सिस्टम ऐसे चलता रहता है। IO buffering is a process that improves the overall throughput and efficiency of IO operations. If CPU and IO devices are nearly same at speed, अगर दोनों की सेम स्पीड है, the buffering helps in making the CPU and IO devices work at full speed in such a way that CPU and IO devices near sit idle at any moment. Sorry, never sit idle. जाहिर की बात है दोनों की स्पीड सेम है तो कोई को बैठना नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो क्विकली एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके वहां पे काम करते हैं। ये है एडवांटेज इसका। सो दिस इज द बफरिंग, और ये टॉपिक आपकी आईओ बफरिंग में है, ठीक है, इनपुट आउटपुट बफरिंग। और ये दो, इसका एग्जांपल एक प्रिंटर स्कूलर का, इसके अलावा किसी भी प्रोसेस के बीच में ये हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, दो एग्जांपल दिया गया है, सिर्फ वहीं पे नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आईओ बफरिंग। नेक्स्ट आते हैं, एक सेकेंड,
नेक्स्ट आते हैं आपके टॉपिक डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज की भी एक प्रेजेंटेशन है जो कि लास्ट ईयर बनाई थी, आसान से समझाने के लिए। डिस्क स्टोरेज सबको आप लोग को मालूम है, आपने पढ़ा होगा मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में मेमोरी हायरार्की पढ़ी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा है, और शायद आप ये भी जानते होंगे वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी रैम है, जो एक टेम्पररी मेमोरी होती है। जब सिस्टम ऑन होता है तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोग्राम वगैरह होते हैं, और रैम का इतना इस्तेमाल देखा, जाना, समझा, बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ ली, लेकिन वो वोलेटाइल होती है। यानी सिस्टम जैसे ऑफ होता है, वो उसमें जो भी डेटा होता है वो वहां से रिमूव हो जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क है, जो कि परमानेंट स्टोरेज भी बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। सो बिना, आप देखिए कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो उसकी साइज कम होती है, और उतना डेटा हम वहां पे स्टोर नहीं कर सकते जितना डेटा हार्ड डिस्क। तो दोनों ही मेमोरी की जरूरत है, और इसीलिए आपको एक्सटर्नल जो परमानेंट स्टोरेज की जरूरत है। और जो इंफॉर्मेशन फाइनली स्टोर होती है, प्रोग्राम वगैरह सब कुछ आपके प्रोसेस के, आपके प्रोग्राम के, सॉफ्टवेयर के, और इवन ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे वो डिस्क में ही होते हैं। और जब सिस्टम ऑन करते हैं, बूट होता है, वहां पे लोड होता है। तो डिस्क के बारे में इतना तो जानते ही हैं ब्रीफली आप सब लोग। और खासतौर पे वो मेमोरी हायरार्की को बार बार वो सामने रखिएगा। वो क्वेश्चंस जब भी इसकी बात आती है तो आपको स्पीड और वो सारा उससे समझने में मदद मिलती है। डिस्क स्टोरेज इज जनरल कैटेगरी ऑफ स्टोरेज मैकेनिज्म where data is recorded by various electronic, magnetic, optical or mechanical changes to a surface layer of the one or more rotating disk, जिसका कल मैंने जिक्र किया था, प्लेटर सरफेस, वो अभी आगे इसमें भी है। A disk drive is a device, disk drive क्या होती है? Is a device implementing such a storage mechanism. disk drive, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हम फ्लैश ड्राइव बोलते हैं जो इस तरह की मेमोरी है, या क्या नाम है, सीडी ड्राइव जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, वो सारे तो जहां से हम इसको यूज करते हैं। सो ये पूरा स्टोरेज का मैकेनिज्म वो इंप्लीमेंट वही करता है। नेक्स्ट, जो पॉपुलर कॉमन हार्ड डिस्क ड्राइव में जो मतलब स्टोरेज है, उनमें सबसे ज्यादा कॉमन है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क का हर कंप्यूटर में एक परमानेंट स्टोरेज के लिए जो HDD बोलते हैं, जो कि एक नॉन रिमूवेबल डिस्क होती है, वहां पे परमानेंट लगी है तो इसको निकाल नहीं सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क जानते होंगे, देखा होगा, FDD, और ये फ्लॉपी रिमूवेबल फ्लॉपी होती है। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जिसको ODD बोलते हैं, ठीक है। बाकी और सारी इस तरह से मीडिया। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क HDD हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव जिसको हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, फिक्स डिस्क भी बोलते हैं। डेटा स्टोरेज का सबसे पॉपुलर और आप कह सकते हो सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड मैकेनिज्म है, is an electromechanical data storage device that store and retrieve digital data using magnetic storage and one or more rigid rapidly rotating platters. माइक ऑफ रखो भाई। रोटेटिंग प्लेटर्स, बहुत सारे एक वहां पे प्लेटर्स हो सकते हैं, वो जो वो रोटेट होते हैं, कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, इसीलिए मैग्नेटिक डिस्क भी इसको कहते हैं। The platters are paired with magnetic heads. कल मैंने जिक्र किया था क्लास में, वो हेड्स होते हैं जो रीड करते हैं, usually arranged on a moving actuator arms. वो एक एक्चुएटर आर्म होता है, आगे एक इमेज है उसके ऊपर, कल क्लास में जिक्र भी किया था इसका, जो कि रीड और राइट करता है डेटा को सरफेस के ऊपर। प्लेटर का जो सरफेस होता है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, data is accessed in a random access manner, meaning
that individual blocks of data can be stored and retrieved in any order, वो किसी भी ऑर्डर में जो एल्गोरिथम आगे है, तो blocks of data can be stored and retrieved in any order, random, ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे ऐसा कोई फिक्स वो हो। HDDs are a type of non volatile, जो अभी मैंने बताया, retaining store data event, ठीक है, ये वो रैम की तरह से वहां पे नहीं होगा कि वो डेटा जो है चला जाए। ये स्टोरेज का स्ट्रक्चर, कल ये थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉ करके बताया था। ये आपका, ये जो आपका यहाँ पे दिखा रहा है, ये प्लेटर कहलाता है ये, और ये जो है इसी को बोलते हैं सरफेस। ऊपर इसके नीचे यहाँ पे एक सरफेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, इसके ऊपर ये जो लाइन ऐसे से बनी है ये कहलाती है ट्रैक, और इसके अंदर यहाँ पे ये जो बॉक्स ऐसे होते हैं वो कहलाते हैं सेक्टर, अलग अलग हर ट्रैक पे। ये जो है इसी को बोलते हैं एक्चुएटर आर्म, और उसके ऊपर ये जो ऊपर लगा हुआ है ये यहाँ पे देखिए रीड राइट हेड कहलाता है, और ये यहाँ पे देखिए एक आर्म ये भी है। तो ये हर प्लेटर के ऊपर दो फिंगर, जैसे आप एक सीडी को पकड़िए, दो इंडेक्स फिंगर और थंब से एक सीडी को आप लीजिए, एक तरफ आपकी इंडेक्स फिंगर होगी, नीचे की तरफ आपका थंब होगा, तो आप कह सकते हैं ये यही दोनों आपका रीड राइट हेड हुआ। तो अपर और ऊपर भी, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों ही तरफ जो है डेटा रीड राइट वहां पे करता है। और ये रोटेशन यहाँ पे ये रोटेटिंग स्पिंडल होता है, ये जो इसको रोटेट करता है। और ये जो रीड राइट हेड है, कल मैंने क्लास में बताया था, ये आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ इसको बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे बस ऐसे से ये मूव करेगा। और ये जब घूमेगा तो जाहिर सी बात है हर उसको ट्रैक को वहां पे वो उसके उसमें टच में पहुंचेगा। ये यहाँ पे स्पिंडल बताएं। तो ये एक हल्की सी एक फिगर है जो कि सबसे इजीएस्ट है ड्रॉ करना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कोशिश कीजिए ये एक ड्रॉ करके वहां पे बनाने की। नेक्स्ट, ये जो एक्चुअल इमेज है सबने देखा होगा हार्ड डिस्क की, गोल्स यहाँ पे डिस्क, ये देखिए प्लेटर लिखा हुआ है, ये स्पिंडल है जो घूम रहा है, ये रीड राइट हेड है, यही ये जो है इसी को एक्चुएटर आर्म बोलते हैं जो इस तरह से दिखाया गया था। ये एक्चुएटर एक्सिस है जो उसको मूव कराती है, और ये पूरा का पूरा पूरे यहाँ से ये तक ये पूरा एक्चुएटर यही कहलाता है। वहां पे तो एक रफली वो समझाने के लिए बनी हुई थी। ये है यहाँ पे एक दूसरे एंगल से उसको देखिए, स्पिंडल ये घूमने के लिए, रीड राइट हेड ये है, ये प्लेटर है, ये देखिए दिख रहा है 1 2 3 4 डिस्क अपर और वो था, और सबके अंदर यहाँ पे देखिए ये बीच में नजर आ रहा होगा ये, ठीक है, रीड राइट हेड, ये ऊपर का, ये इसके नीचे का, ठीक है, ये ऊपर नीचे ये देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक्चुएटर हो गया, और बाकी ये कनेक्शंस वगैरह जहाँ पे होते हैं, ठीक है। और अगर आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, आप देखिए पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो यही वो पोर्ट होता है जो कनेक्शन के बाद फिर यहाँ पे, चाहे आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं, हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीज, छोटे छोटे उसके ऊपर ट्रैक होते हैं। और अब यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर इसका ये है कि हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से ये सीक्वेंस, एक सीक्वेंस की यहाँ पे बात होती है कि 9 मिनट है, ये सेकेंड हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहीं पे हम टाइप करते हैं, ठीक है, कि क्या चीज होती है। सबसे पहले प्लेटर हो गया, फिर उसके बाद है सरफेस, फिर उसके बाद है ट्रैक, फिर उसके बाद है आपका सेक्टर्स, कल ये मैंने क्लास में ही बताया था, फिर है डेटा, जहाँ पे वहां पे डेटा स्टोर होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर 1 2 3 4 प्लेटर है और डबल दोनों साइड है, तो टोटल कितना हो गया, 8 प्लेटर हो गए। तो जब 8 प्लेटर हो गया तो सरफेस उसके ऊपर वहां पे, जाहिर सी बात है कि सॉरी, यहाँ पे 4 वो हुए, दोनों अगर कर दिएगा, अगर 2 सरफेस के हिसाब से जोड़ लें तो वहां पे ये 2 करिए तो 8 हो गए, ठीक है।
सरफेस। ट्रैक उसके ऊपर अगर करिए, मान लीजिए अगर एक उसके ऊपर 256 ट्रैक है तो 256 ट्रैक ले लीजिए, और उसके ऊपर 256 के ऊपर मान लीजिए सेक्टर्स हैं टोटल, ज्यादा कम ये हो सकते हैं, सपोज यहाँ पे 512 हम लेते हैं, और उन 512 के ऊपर मान लीजिए एक सेक्टर के अंदर 512 KB डेटा स्टोर होता है। तो आप कैलकुलेट करके निकालिए इनटू करके कि कितने टोटल वहां पे हो जाएंगे। और इसके लिए आपको मेमोरी का वो स्ट्रक्चर वो शायद पता हो सबको, या अगर नहीं मालूम है कि 1 MB डेटा कितने के बराबर होता है। 1 MB 1 MB डेटा अगर आपको एक्चुअल साइज इसकी बताइए तो 1 MB कितने बाइट, मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट या बाइट के बराबर होती है, कोई बताएगा? 1024। यस, 1024 सर। 1024, ठीक है, 2 का पावर 10, ठीक है, 2 का पावर 10, यहाँ पे 10 ऊपर लिखिएगा। तो 1 KB, 1K आप बराबर ये समझ जाइए, 1K जो है 2 का पावर 10, वन M हो गया आपका 1 MB, 2 का पावर 10 है ये, मैं 210 मत समझिएगा, वहां पे ऐसे टाइप कर रहा हूं। ये आपका 2 का पावर 20 हो जाएगा। 1 GB का 1G का आपका हो जाएगा 2 का पावर 30, और 1 TB का हो जाएगा, 1 TB का हो जाएगा 2 का पावर 40, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे 512 KB है, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करना हो, जैसे मान लीजिए मैं इसी हार्ड डिस्क की बात करूं, ये जो हार्ड डिस्क है, सपोज इस हार्ड डिस्क को ऐसे बोला जाए कि ये 4 नजर आ रही है, तो फिर इसको ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लो तो कितनी साइज इसकी हो सकती है अगर ये इतनी ट्रैक और इतने सेक्टर हों। तो आप सिंपली यहाँ पे 8 इंटू 2 इंटू 256 इंटू 512 KB ये कर दीजिए, तो वो आपका रिजल्ट निकल आएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 2 का पावर, रेडी लेते हैं, ये आपका हो गया 2 का पावर 3, ये 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 है तो 2 का पावर 1, ये 256 है तो 2 का पावर आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। 512 है 2 का पावर, ये 2 रेज़ पावर 9 हो जाएगा। 512 इसका भी 9 हो जाएगा, और 1K का है तो 2 का पावर 10, 1K 2 का ये 124 220 ये था ना, 2 का पावर 10। तो यहाँ पे अगर इन सबका वो जोड़ लीजिए तो कितना हो गया टोटल, 8 1 9, ठीक है, नहीं सॉरी 3 1 4, 8 4 12, 12 8 20 1 21 21 9 30 30 10 40 40। तो 40 यहाँ पे का मतलब हुआ ये आपका 2 का पावर 40 था, यहाँ पे 2 का पावर 40 हो गया, मीन्स यहाँ पे 1 TB, ठीक है। ये हार्ड डिस्क अगर जैसे इसको कैलकुलेट करना हो तो आप कह सकते हैं ये हार्ड डिस्क जो है 1 TB की हार्ड डिस्क है। तो ये एक हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर भी है डिस्क के उसमें, और ये हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर समझने के लिए जाहिर सी बात है कि डिस्क शेड्यूलिंग का वो समझने के लिए जो आगे है, तो आपको एक हार्ड डिस्क को यहाँ पे एक थोड़ा सा समझना होगा, एक विजुलाइज करके कि जब भी कोई डेटा रीड और राइट वो हो रहा है तो फिर जो एल्गोरिथम हमारा यूज हो रहा है वो किस तरह से है। सो ये हो गया आपका हार्ड डिस्क का, ठीक है। तो डिस्क स्टोरेज बस इतना सा
ये भी मैं डिलीट करूं और फिर बंद करूंगी। ये हो गई एंड। तो ये आपका हो गया डिस्क स्टोरेज। अब इसमें नोट्स है थोड़ा बहुत जो इस पे ब्रीफ सा आया है, बाकी ये नोट्स जो है या तो कल थोड़ा सा मैं अब जो छोटे छोटे नोट्स जो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ, बाकी अब एक इकट्ठे ही सेंड करेंगे। 1-2 दिन के अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि अब वो सेंड करूँ, ये कल हो जाए सेमेस्टर एग्जाम इन लोगों का, क्योंकि अभी सेमेस्टर का एग्जाम वो करके फिर कॉपी भी चेक करना है। आप लोग असाइनमेंट भी जल्दी जमा कीजिए, क्योंकि जैसी थ्योरी खत्म होगा वो फौरन ही वो भी भेजना होगा, तो इधर बड़ा हेक्टिक है ये। तो वो फाइल भी आप लोग बनाते रहिए, हालांकि इसकी अभी वो नहीं है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि फाइनल एग्जाम जब खत्म होगा उसके बाद ही हम लोगों को सब भेजना होगा। तो 31, 22, 23 तक खत्म हो जाने के बाद फौरन जमा कर दिएगा। मैं अभी अगर इधर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, डिस्क शेड्यूलिंग। कल डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में बताया था मैंने, और कल कुछ ही लोग थे क्लास में, तो मैं फिर से ब्रीफ सा वो कर दे रहा हूँ कि हर प्रोसेस को every process needs 2 types of time, CPU time and IO time. For IO, it requests the operating system to access the disk. IO ऑपरेशन के लिए वो OS को रिक्वेस्ट करेगा कि डिस्क उसको एक्सेस करनी है। The OS must be fair enough to satisfy each request. शायद मैंने ऐसी यही नोट्स वही लिखवाया था कल, शायद कुछ वही कंटेंट है। OS must be fair enough to satisfy each request, and at the same time OS must maintain the efficiency and speed of process execution and technique that OS uses to determine the request which is to be satisfied. Next is called disk scheduling. यानी उसको जब वो एक्सेस करेगा वो डेटा OS उसको प्रोवाइड करेगा, तो इस बीच में वो CPU का एग्जीक्यूशन और वो सारा जो है मेंटेन रखेगा। OS must maintain the efficiency and speed of process execution. वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, वो एक इसको मेंटेन रखेगा। और उसको किस तरह से वो रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करेगा ये सुनिश्चित करेगा कि कौन कौन सी देनी है, कैसे देनी है। तो वो जो है, कौन बना रहा भाई इसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं डिस्क शेड्यूलिंग। सेटिस्फाई नेक्स्ट इज कॉल्ड डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग आ रहे हैं जा रहे हैं क्लास में, क्या आप लोग अटेंडेंस वो कर दी, क्या ऊपर कर रहे हो भाई, कुछ बनाओ नहीं आप लोग। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डिस्क शेड्यूलिंग कल मैंने ये भी बताया था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी और ट्रांसफर टाइम।